नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये इसका तीसरा पार्ट है इसके संदर्भ में, और हमने 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। कूट वाले क्वेश्चंस भी है, बेसिक क्वेश्चंस भी है। आज भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस रहेगा और कुछ कूट वाले क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है ना। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है और ध्रुव की तरफ बढ़ती है ना। आपको आंसर्स करने हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाली विविधता, है ना, जीवों में पाए जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अर्थात वो जीव कैसे निवास करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो इन्हीं सभी विविधता को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जैव विविधता का मान कहाँ बढ़ता है, ध्यान रखना है। देखो तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, तो जैव विविधता में परिवर्तन कहाँ होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है ना। ध्यान रखना है, ये अगर हमारा पृथ्वी है ना, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा, क्या हमारा भूमध्य रेखा। तो जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं ना, भूमध्य रेखा की तरफ हम लोग जाते हैं, तब क्या होता है, आपके जैव विविधता का मान है, ठीक है, जैव विविधता का मान है, जैव विविधता का मान है वो क्या होता जाता है जी, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा की तरफ जाने से क्या होता है, जैव विविधता का मान बढ़ता जाता है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और अगर मैं ये भूमध्य रेखा से ऊपर जाऊं, अगर मैं पोल की तरफ जाऊं, ध्रुव की तरफ जाऊं, ये हमारा ध्रुव है, पोल है ना। अगर मैं इस भूमध्य रेखा से कहां जा रहा हूं, ध्रुव की तरफ जा रहा हूं, तो जैव विविधता में क्या होगा, कमी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्रुव की ओर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वहां कहां जीव ज्यादा निवास करेंगे जी, टेम्परेचर कम है तो वहां ज्यादा जीव निवास नहीं करेंगे। अब जब अगर ज्यादा जीव नहीं है तो वहां जैव विविधता कहां ज्यादा होगा, नहीं होगा ना। तो ध्यान रखना है। तो जैव विविधता का मान अगर हम लोग कहां से, ये भूमध्य रेखा, ये हम लोग को समझना, ये भूमध्य रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा। तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा से कहां, ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर, तो जैव विविधता का मान कम होता है। लेकिन अगर हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तब जैव विविधता का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है ना। देखो, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर एक समान रहती है भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास बहुत ज्यादा जैव विविधता और ध्रुव पर कम होता है, तो एक समान की बात ही नहीं होता है यहाँ पास, तो ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुव की तरफ बढ़ती है, अभी जैसे बताया, जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ टेम्परेचर कम होता है, तो जाहिर सी बात है जैव विविधता का मान भी कहाँ होगा, कम होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ना। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा आपका डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। क्या हो जाएगा आपका, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, है ना। भोजन भी महत्वपूर्ण है, औषधि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, अर्थात इकोसिस्टम का फॉर्मेशन। आखिर पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो वे तंत्र जहां जीव निवास करते हैं, जहां जीव आपसी सामंजस्य स्थापित करते हैं अन्य जीवों के साथ, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। और यही पारिस्थितिक तंत्र में जीव अपने मानवीय गतिविधियों को या क्रियाकलाप को करते हैं, ध्यान रखना है ना। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। जब पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा तो वहां जीव जंतु निवास करेंगे, जिससे जीवों में विविधता आएगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सबसे सही या सटीक आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर होगा आपका डी। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन दिया गया, जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और जंगली जंतु अभ्यारण्य। मतलब पूछा जा रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण रणनीति है। वैसे देखा जाए तो चारों महत्वपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण के लिए, लेकिन कौन सा महत्वपूर्ण है ना, कौन सा महत्वपूर्ण है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व, है ना। क्या हो जाएगा आपका आंसर, जैव मंडल रिजर्व। ये जैव मंडल रिजर्व है, इसको जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ध्यान रखना, यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है। क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय, क्या जी, यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है, ठीक है। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है
जिसको यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? 1972 में। इसका एम क्या है? तो इसका एम क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मतलब एक प्रकार से ये प्रोग्राम है, मतलब एक प्रकार से ये रणनीति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा गया है कि महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न आंसर हो जाएगा ए जैवमंडल रिजर्व। हालांकि आपका वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य भी आपको जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सभी में मैं बात करूं तो कौन सा एक प्रोग्राम है? तो जैवमंडल रिजर्व एक प्रोग्राम है जिसको यूनेस्को ने इसको संरक्षण के लिए 1972 में प्रारंभ किया था। होपफुली समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन। देखिए, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है ना। भारत में आपको बताना है कि जैव विविधता के ताप स्थल कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, और डी दिया गया है पूर्वी हिमालय व शांत घाटी, है ना। सबसे पहले समझो यार कि ये ताप स्थल हॉट स्पॉट क्या होता है। तो ताप स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां जीव की विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, उसी को हॉट स्पॉट बोलते हैं ना। मतलब जहां जीव में विविधता बहुत ही ज्यादा मिलती है उसी को हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो हमारे भारत में मुख्यतः 4 हॉट स्पॉट केंद्र हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है विविधता के लिए। तो पहला आपका पूर्वी हिमालय, ठीक है, पहला जगह पूर्वी हिमालय आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा पश्चिमी घाट, है ना। तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा भारत और जो बर्मा है, भारत बर्मा, इसका जो बॉर्डर है ना, भारत बर्मा बॉर्डर, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इन चारों जगह क्या है? जीव में विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, अर्थात ये क्या है? हमारे भारत के प्रमुख 4 हॉट स्पॉट है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसके रिगार्डिंग देख लो ऑप्शन कौन सा दिया गया है। हिमालय पूर्वी घाट तो नहीं आएगा, पश्चिमी हिमालय सुंदरवन नहीं आएगा, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट है, यही आंसर होगा हमारा। डी पूर्वी हिमालय व शांत घाटी, ये भी आपको नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा सी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। और ध्यान रखो, देखो शांत घाटी आप नाम सुने होंगे, केरल में है ये, है ना। साइलेंट वैली, यही इसी को साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी घाट का एक भाग है। ओके, सुंदरवन कहां पर? पश्चिम बंगाल में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना, पश्चिम बंगाल में। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। क्या होगा? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ना, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी बताया जैव विविधता मतलब जीव में पाई जाने विविधता, तो सर्वाधिक कहां पाया जाएगा? ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, साइलेंट वैली, ठीक है, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। कहां? ये केरल में है, और ये जो साइलेंट वैली है ये पश्चिमी घाट का, ठीक है, पश्चिमी घाट का भाग है, ठीक है, पश्चिमी घाट का क्या है? ये भाग है, यहाँ जीव में विविधता सर्वाधिक मिलती है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शांत घाटी, साइलेंट वैली, ओके, जहां जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, इस ऑप्शन के रिगार्डिंग। चलिए छठा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है? देखिए, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे आसपास के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, तो डेफिनेशन हमको पता है, लेकिन यहाँ कुछ और डेफिनेशन दिए गए हैं। देखो, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, बिल्कुल सही। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी बिल्कुल सही है। भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था जो अंतर संबंधित होती है, ये भी सही है। अर्थात देखा जाए तो उपयुक्त सभी, ये क्या आपके पर्यावरण की परिभाषा है ना। तो हमारे आसपास के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, और ये भी सब क्या है? आपके पर्यावरण की परिभाषा ही है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए सातवां क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। विचार करके बताना है कौन सा सही है। पहले तो अच्छे से पढ़ना है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कई बार हम लोग ये नहीं पढ़ते, आंसर लगा देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को ही पढ़ना है। देखो, आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है, पहला। दूसरा, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो दोनों में कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहले देखो, आहार श्रृंखला अर्थात फूड चेन बड़ी और आहार जाल फूड वेब छोटा और जटिल होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है, जो आहार जाल होता है जी, आहार जाल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड चेन, क्या बोलते हैं? फूड चेन, है ना। और एक होता है आहार जाल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फूड वेब। अगर मैं दोनों के कंपेयर करूं तो बड़ा कौन सा होता है आपका? आहार जाल बड़ा होता है ना। आहार जाल आपका बड़ा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आहार जाल, आहार श्रृंखला, और अगर मैं आहार जाल की बात करूं, है ना, तो आहार जाल क्या है आपका? बड़ा होता है।
आहार जाल में जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो शाखान्वित होता है ना। आहार जाल में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, आहार जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना जी, ये शाखान्वित होता है, शाखान्वित मतलब चारों दिशाओं में कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह होता है आहार जाल में। लेकिन अगर मैं आहार श्रृंखला की बात करूं तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह सरल रेखीय होता है। क्या होता है, सरल रेखीय, ठीक है, सरल रेखीय होता है। ये सब भी अपना अपने क्वेश्चन है जी, है ना। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सरल रेखीय गति से होता है, लेकिन आहार जाल में, फूड वेब में ऊर्जा का प्रवाह शाखान्वित होता है। तो जाहिर सी बात है जिसमें शाखान्वित हो रहा है तो ही बड़ा होगा। तो ये बोल रहा है कि आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटी होती है, जबकि आहार श्रृंखला छोटा होता है ना कि बड़ा होता है। तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। अभी जैसे बताया था, ये आपका इक्वेटर है ना। अगर मैं यहां से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रहा हूं, अर्थात मैं भूमध्य रेखा से पोल की ओर जा रहा हूं, तो क्या होगा, जैव विविधता घटेगा कि बढ़ेगा। तो जैव विविधता, जाहिर सी बात है, अगर मैं भूमध्य रेखा से पोल की ओर जाऊंगा तो हमारी जैव विविधता का मान क्या होगा जी, कम होगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव की ओर जाने से क्या होगा, ध्रुव की ओर जाने से क्या होगा, टेम्परेचर का मान कम होगा। टेम्परेचर का मान होगा तो वहां जीव उतने नहीं होंगे। तो जीव जब उतने नहीं होंगे तो वहां कहां जैव विविधता ज्यादा पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा ना। तो कहां, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता का मान में वृद्धि होती है, जबकि कमी होती है। यहाँ तो बस वृद्धि लिख दिया है, आपको बारीकी से पहचाना, वृद्धि लिख दिया, लेकिन कमी होगा ना, कमी। तो इस क्वेश्चन का ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो ना तो एक और ना दो, है ना। तो कौन से सही पूछा गया, तो ना तो एक और ना दो। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। होपफुली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा करते, देखिए निम्नलिखित में से भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क भी दे रहा हूं। आप लोग को बताना है इसका आंसर, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको बताना है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना है, कौन से सन में बना है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। देखो तो निम्नलिखित में से भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, कान्हा नेशनल, दुधवा, राजाजी या जिम कॉर्बेट। तो डायरेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहां स्थित है, तो आपके उत्तराखंड में। कहां है, तो आपके उत्तराखंड में। कहां, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में और आपको ध्यान रखना, जैसे कि उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा, राजाजी नेशनल पार्क, है ना। और आपको ध्यान रखना है फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी, है ना। और आपको ध्यान रखना है यही क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमारे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये हमारे सीजीपीएससी क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क है, जितने लोग देख रहे हो, तो आप सभी को बताना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कब बना, है ना, किस वर्ष में बना है। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, जिम कॉर्बेट। राजाजी कहाँ, ये भी आपके उत्तराखंड में। कहाँ, आपके उत्तराखंड में हो जाएगा, है ना। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ, आपके यूपी में ध्यान रखना है। और कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क कहाँ, आपके एमपी में। कहाँ है, एमपी में। तो ये सबको भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ है इसको भी। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में, 9वां क्वेश्चन क्या, देखिए बाह्य स्थानीय अर्थात एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। मतलब एक्स सीटू संरक्षण में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से शामिल है, आपको पूछा गया है। जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर, इसके रिगार्डिंग कूट दिए गए हैं, है ना। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 और केवल 1 2 और 4। तो कौन कौन से जो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके एक्स सीटू अर्थात बाह्य स्थानीय संरक्षण में आता है। तो जियो के संरक्षण के लिए 2 तरीका होता है, एक होता है इन सीटू, क्या होता है, इन सीटू, और एक होता है एक्स सीटू, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है, इन सीटू में जियो का जो संरक्षण है जी, उसको प्राकृतिक एरिया में करते हैं। कहाँ, प्राकृतिक या प्रकृति पे ही किया जाता है। इसमें जियो का संरक्षण, ठीक है, जियो का संरक्षण, ठीक है, प्राकृतिक स्थानों पर किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा आपका, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क हो जाएगा। ओके और देखो, और एक सिटी में क्या था, एक सिटी में जो जियो का संरक्षण है ना, वो कुछ अलग स्थान बनाते हैं उसको संरक्षित करने के लिए, है ना, वहां होता है जियो का संरक्षण। तो एक सिटी में आपको आ जाएगा जैसे जीन बैंक, ठीक है, जीन बैंक आ जाएगा आपका आ जाएगा बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, और आपका आ जाएगा चिड़ियाघर। तो किसी कृत्रिम स्थान पर, मतलब किसी अलग स्थान पर कृत्रिम रूप से एक स्थान बनाकर, है ना, वहां जियो का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्स सीटू संरक्षण, है ना। तो देखो एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल है जीन बैंक तो शामिल है, बॉटनिकल गार्डन भी शामिल है, आपका चिड़ियाघर भी शामिल है, लेकिन नेशनल पार्क क्या है, ये इन सीटू में आता है, ना कि एक्स सीटू में। नेशनल पार्क में जियो का संरक्षण प्राकृतिक स्थान पर किया जाता है ना, ध्यान रखना है। ओके, उसको बाह्य स्थान पर नहीं करते, मतलब प्रकृति पर ही जियो का संरक्षण होता है, ध्यान रखना है इसको।
मतलब जियो को अलग जगह उसको बसा के अलग जगह ले जाकर उसको संरक्षण नहीं करते, किसमें, इन सीटों में। बाकी एक सीटों में किया जाता है, एक सीटों में जियो को अलग जगह ले जाकर उसका संरक्षण करते हैं, लेकिन इन सीटों में उसके स्थान पर उसका संरक्षण किया जाता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क आपका इन सीटों में आएगा, और बाकी जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर आपकी एक सीटों में आएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, देखो, तो जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन और चिड़ियाघर तो है, लेकिन क्या नहीं है, नेशनल पार्क। तो 1, 2 और 4 किसमें, देखो 1, 2, 4, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थात जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन और चिड़ियाघर ये आपकी एक से सीटों संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। वन, जल, सड़कें और खनिज। जाहिर सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वन को तो शामिल करते हैं देश के प्राकृतिक पूंजी में, करते हैं ना, सही है। जल को भी शामिल करते हैं, सही है। खनिज को भी शामिल करते हैं, सही है। लेकिन सड़क को तो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको प्राकृतिक पूंजी में शामिल नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, सड़क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सड़क हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सड़क हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आज अगेन हमने देखिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, ये तीसरा सीरीज था। इसके बाद और अगेन आते जाएंगे, है ना। आपको इसके लिए हमारे चैनल में जुड़ना पड़ेगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर धन्यवाद, रिवीजन करिए, बाय।